गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम मानव विकास के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम मानव विकास के सिद्धांत की बात करेंगे। बाल विकास का सिद्धांत जो है उसमें फर्स्ट जीन पियाजे का सिद्धांत आता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। पियाजे का मानना था कि बालकों को जोर जबरदस्ती से या उनके ऊपर थोप कर ज्ञान अर्जित नहीं करवाया जा सकता है। जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं वैसे वैसे समाज और राष्ट्र के संपर्क में आते हैं और उसी के अनुरूप वे चीज़ों को सीखते हैं। जिस प्रकार शरीर की प्रत्येक रचना और अंग वातावरण के साथ सफल समायोजन के लिए अनुकूलन कर लेते हैं अपने आप, उसी प्रकार मस्तिष्क भी बाह्य वातावरण के साथ अनुकूलन कर लेता है अपने स्वतः ही धीरे धीरे। अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे के जो मुख्य विचार थे उसके अंतर्गत आता है फर्स्ट निर्माण एवं खोज। जीन पियाजे के जो प्रमुख विचार हैं उनमें फर्स्ट आता है निर्माण एवं खोज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास खोज या अनुसंधान पर आधारित है, ना कि नकल पर आधारित है। जितना ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे, अनुसंधान किए जाएंगे, खोजी प्रवृत्ति रखी जाएगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति रखी जाती है, उतना ही ज़्यादा बालक सीखता चला जाता है। और छोटे बालकों के लिए तो उन्होंने कहा है कि बालक जो होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। बालक किसी भी क्रिया या व्यवहार को स्वयं करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली इसका हम एक एग्जाम्पल लें तो 3 से 4 वर्ष का जो बालक होता है वो खिलौनों के, अगर उसके सामने किसी खिलौने के 2-3 पार्ट्स रख दिए जाए और खिलौने को पार्ट्स में डिवाइड करके रख दिया जाए तो वह उन पार्ट्स को आसानी से कुछ प्रयासों के पश्चात थोड़ी देर में जोड़कर उसे पुनः वापस खिलौने में परिवर्तित कर देता है। और यह इस बात का प्रतीक है कि बालक का इस बात का प्रतीक है या हम पियाजे ने इसे मानसिक एवं बौद्धिक विकास से जोड़ा है कि उन्होंने इस चीज़ को बालक के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के कारण ही ऐसा करते हुए माना है। दूसरा विचार आता है कि कार्य क्रिया का अर्जन। पियाजे का मानना था कि यदि बालक के सामने किसी बॉल को 2 टुकड़ों में विभाजित करके रख दिया जाए तो विभाजित कर रख दिया जाए और उन्हें वापस फिर से जोड़ दिया जाए तो यह पूरी प्रक्रिया कार्य क्रिया का अर्जन कहलाती है। पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीके से विभिन्न कार्य क्रियाओं का अर्जन करता रहता है और एक विकास अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रियाएं करनी आवश्यक मानी गई है। पहली थी व्यवस्थापन और संतुलन स्थापित करने की क्रिया और दूसरी है सात्मीकरण की क्रिया। फर्स्ट है व्यवस्थापन एवं संतुलन स्थापित करने की क्रिया, जिसमें अपने विचारों एवं क्रियाओं को नए विचारों के साथ तालमेल बिठाने की जो व्यवस्था होती है उसे ही व्यवस्थापन कहा जाता है। अपने विचारों एवं क्रियाओं का नए विचारों और क्रियाओं के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया ही व्यवस्थापन कहलाती है। बड़े होने पर जब बालक स्कूल जाता, अगर हम बात करें तो बालक प्रारंभ की अवस्थाओं में वो अपने परिवार के सदस्यों के बीच में ही रहता है, उन्हीं से बातचीत करता है, उन्हीं के बीच खेलता कूदता है और उन्हीं के द्वारा सब कुछ सीखता है। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के पश्चात बालक को स्कूल जाना होता है और जब बालक स्कूल जाता है तो उसे अपने सहपाठियों के साथ, अपने खेल के साथियों के साथ और अपने शिक्षकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। प्रारंभ में बालक स्कूल जाने से डरता है, घबराता है और उस वक्त कई बालक रोते भी हैं बहुत स्कूल जाने के लिए, परंतु थोड़े दिनों तक जब स्कूल जाता है तो उसके पश्चात उसके मन की वह घबराहट और टेंशन और जो होती है वह सब समाप्त हो जाती है और अब बालक आनंदित होता है स्कूल जाने के लिए और तत्पर रहता है स्कूल जाने के लिए। उसके मन मस्तिष्क में जो तनाव
संबंधित। क्यों? क्योंकि इसका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे अग्रसर होता है। इसे ही पियाजे ने व्यवस्थापन और संतुलन स्थापित करना कहा है कि प्रारंभ में जो बालक स्कूल जाने से डरता है, घबराता है, रोता है, वही बालक थोड़े दिनों तक जब स्कूल जाता है उन व्यक्तियों के बीच, उन शिक्षकों के बीच रहता है, खेलता है, क्रियाएं करता है विभिन्न प्रकार की, और उसके पश्चात धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है, उसका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। वैसे वैसे अब उसको स्कूल में आनंद आने लगता है। अब उसे कोई घबराहट या तनाव नहीं होता है स्कूल के नाम से। इसे ही हम व्यवस्थापन और संतुलन की क्रिया कहते हैं। दूसरा होता है सात्मीकरण करना। सात्मीकरण यानी समावेश, जिसे हम कहते हैं एक वस्तु या विचार जब दूसरे वस्तु या विचारों के साथ मिल जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। एक वस्तु या विचार जब दूसरी वस्तु या विचार के साथ आपस में मिल जाते हैं या समावेशित हो जाते हैं, उसे ही हम सात्मीकरण की क्रिया कहते हैं। यदि विभिन्न आकार के कांच के ग्लास में पानी भरा जाए या दूध डाला जाए तो लगभग 4 से 5 वर्ष का जो बालक है वो यह देखकर बहुत खुश होता है कि दूध का जो आकार है वो हर ग्लास में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। वह ये नहीं समझ पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है आखिर। लेकिन जैसे ही वह बालक 8-9 वर्ष तक का होता है वह ये समझने लग जाता है कि दूध या पानी जो होता है वो तरल पदार्थ है और इसी कारण उसका आकार परिवर्तित होता रहता है। अब भिन्न भिन्न आकारों के ग्लास में पानी या दूध डालेंगे तो वह जो दूध और पानी में वह भिन्न भिन्न आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसका आयतन वही रहता है। इसे ही हम समावेश या सात्मीकरण की प्रक्रिया कहते हैं और ऐसा सात्मीकरण के कारण ही होता है। इसी आधार पर पियाजे का मानना है कि जो पुराने विचार है वो नए विचारों के साथ समावेशित हो जाते हैं, क्योंकि बालक विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न चीज़ों को देखता है और उससे अनुरूप अपनी धारणाएं बनाता है और दूसरी अवस्था में पहुंचने के पश्चात वही धारणाएं समय के साथ और अनुभवों के साथ परिवर्तित होती चली जाती हैं। थर्ड अवस्था जो है, जो विचार है वह है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। पियाजे का तीसरा मुख्य विचार जो है वो है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। बालक की जो आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है और जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता है उसके अनुभवों का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। इसी आधार पर पियाजे ने विकास की मुख्य 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें से फर्स्ट है सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशन, थर्ड कंप्लीट ऑपरेशनल और थर्ड है फॉर्मल ऑपरेशनल। फर्स्ट हम सेंसरी मोटर की बात करते हैं तो सेंसरी मोटर जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है और इस अवस्था में शिशु अपने हाथ, कान, आँख, मुंह और पैरों की क्रियाएं करता है, इससे संबंधित क्रियाएं करता है और उसकी बुद्धि उसके कार्यों को द्वारा प्रदर्शित होती है या व्यक्त होती है। अगर हम कहें कि इस अवस्था के बालक को यदि आप तकिए के नीचे कुछ खिलौने को ढूंढने के लिए कहेंगे तो वह इस चीज़ को बहुत अच्छे से निकाल लेता है और ऐसा हुआ कि बौद्धिक विकास के कारण या बौद्धिक कार्यों के कारण होता है। ये पियाजे का मानना है कि अगर वह कोई बालक तकिए के नीचे छिपाए हुए खिलौने को निकाल लेता है तो यह उसका बौद्धिक कार्य है। सेंसरी मोटर की अवस्था को भी पियाजे ने मुख्य 6 क्रियाओं में विभाजित किया है। फर्स्ट है प्रतिवर्त क्रिया, सेकंड है प्रारंभिक चक्रीय प्रतिक्रिया, थर्ड है द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया, फोर्थ द्वितीय प्रतिक्रिया का समन्वय, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया और लास्ट सेंसरी मोटर की अंतिम अवस्था। यदि हम फर्स्ट सेंसरी मोटर की फर्स्ट प्रतिवर्त क्रिया की बात करें तो जो प्रतिवर्त क्रिया होती है वो जनरली 0 से 1 माह की होती है, 0 से 1 माह की। और इस अवस्था में जो शिशु होता है
वह सिर्फ अपनी आंखें बंद करता है और खोलता है, पलकें झपकाता है और खोलता है प्रतिवर्त क्रिया के अंतर्गत। सेकेंड आती है प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया, यह जो प्रतिक्रिया होती है वो शिशु की जनरली 1 से 3 माह की अवस्था होती है। 1 से 3 माह की अवस्था। इस अवस्था में शिशु माँ को पहचानने लग जाता है। बालक अपनी माता को या अपने पालनकर्ता को पहचानने लग जाता है। अपनी आँखों का मूवमेंट्स करने लग, उसकी आँखें जो होती है वो मूवमेंट करने लग जाती है, और कि जहाँ से भी कोई तेज रोशनी या ध्वनि या शोर आता है उसी और उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट तीसरी प्रतिक्रिया है द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया। यह जो अवस्था होती है वो जनरली शिशु की 4 से 6 माह की अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में वह अपने माता को देखकर उसमें हाथ और पैर फैला लेता है और यह प्रदर्शित करता है कि मुझे गोदी में उठा लो, और उसकी माता उसका पालन करता यह समझ जाता है और उसे तुरंत अपनी गोदी में उठा लेता है। और फिर नेक्स्ट अगर उसके सामने कोई चीज़ रखी जाती है तो वो उसे झपटने का प्रयास करता है। अपना अगर आप इस अवस्था के बालक के सामने कोई खिलौना रखेंगे तो वो उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है और अपने पूरे शरीर को चलायमान कर देता है। नेक्स्ट आता है द्वितीय प्रतिक्रिया का समन्वय, जो कि 7 से 10 माह की अवस्था होती है। और इस अवस्था में शिशु बैठना सीख जाता है और वह चीज़ों को उठाकर मुंह में डालना प्रारंभ कर देता है। हर चीज़ को वो जानने और पहचानने की उसकी जो जिज्ञासा होती है उसे मुंह में लेकर पूरी करता है, मुंह में लेकर उसको जानने का प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट आती है तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया। तृतीय चक्रीय प्रक्रिया 11 से 18 माह की अवस्था होती है, और इस अवस्था में शिशु स्वयं चलने, खाने जैसी क्रियाएं करने लग जाता है। अपने आप खाना खाने का प्रयास करता है, पकड़ के चलने का और आसानी से चलने का भी प्रयास करने लग जाता है। बच्चा चलना सीख जाता है। फिर आती है सेंसरी मोटर की अंतिम अवस्था, जो कि 18 से 24 माह की होती है, और इस अवस्था में बालक छोटे छोटे वाक्य शब्दों को बोलने लग जाता है। छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ता, माँ, पापा, चाचा, मामा, इस तरह के जो छोटे छोटे शब्द और वाक्य होते हैं वो बोलना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट सेंसरी मोटर के बाद आता है प्री ऑपरेशनल अवस्था। प्री ऑपरेशनल अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। से 2 वर्ष सेंसरी मोटर और ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है प्री ऑपरेशन अवस्था। इस अवस्था का जो बालक होता है वो पूर्व की सूचनाओं और विचारों को दर्शाता है। यानी कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो अब तक जो सीख चुके हैं या अब तक जो अपने आसपास देखते आ रहे हैं उसी आधार पर अपनी क्रियाएं करते हैं। साथ ही नए सूचनाओं, नए विचारों का भी वो संग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। शिशु की जो भाषात्मक विकास होता है वो भी प्रारंभ हो चुका होता है इस अवस्था में, और शिशु वस्तुओं, घटनाओं के बारे में समझने लग जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ जो भी घटित होता है आसपास वो क्यों और कैसे हो रहा है, ये भी वो समझने का प्रयास करने लगता है और उसी के मुताबिक वह प्रतिक्रियाएं भी करता है। आकाश में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, बालक उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, और परंतु इस अवस्था के बालक ये नहीं जानते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, वो नहीं समझ पाते। इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो स्वप्रेमी होते हैं, अपने आप में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो बालक जो जनरली दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप उनके सामने उनके खिलौने रख दीजिए या उनकी पसंद की चीज़ें रख दीजिए, वो उन्हीं के साथ
खेलने में व्यस्त रहते हैं। उन्हीं को उठाएंगे, गिराएंगे, फेंकेंगे, तोड़ेंगे, फिर वापस जोड़ देंगे, वो अपनी ही क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। लेकिन 7 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते जो बालक होते हैं वो सामाजिकता का गुण उनमें विकसित होता जाता है, पुनः प्रारंभ हो जाता है। अब वो अकेले खेलना पसंद नहीं करते, अब उन्हें अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ समूह में रहकर खेलना अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था। इस अवस्था का बालक जो होता है वो अपने संवेगों की सहायता से चीज़ों को समझने लग जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अपनी मानसिक बौद्धिक विकास के कारण तर्क करने लग जाता है, चीज़ों के बारे में गहराई से जानने का प्रयास करता है। इस अवस्था के बालकों के जो इतने क्वेश्चंस होते हैं कि वो अपने मम्मी पापा या अपने टीचर से इतने ज़्यादा क्यूरियस पूछते हैं, क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि उनका आंसर देते देते या उन्हें सेटिस्फाइड करते करते वो थक जाते हैं। लेकिन उन बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं इस अवस्था का बालक जो होता है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है, तार्किक प्रवृत्ति का होता है और अपनी समस्याओं को का समाधान भी वह स्वयं करने का प्रयास करने लग जाता है। वातावरण के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करने लग जाते हैं बालक। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बिठा आप उनको भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रखिए, भिन्न भिन्न वातावरण में लेकर जाइए, वो उनके साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था, जो कि 11 से 11 वर्ष की अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। 11 वर्ष से 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। इस अवस्था में बालक जो होते हैं वो विभिन्न ऑपरेशंस को संगठित करते हैं। बहुत हाई लेवल के जो ऑपरेशंस होते हैं उनका निर्माण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपनी समस्याओं को समझना और उनका निराकरण करना, ये सारा कार्य वो स्वयं करने लग जाते हैं। अपने प्रयास और परिकल्पनाओं के आधार पर वे अपनी उन सारी चीज़ों का, अपने सवालों का, अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। और अमूर्त नियमों का निर्माण वो स्वयं करते हैं। अमूर्त नियम यानी हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि बालक इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपनी समस्याओं का निवारण स्वयं कर लेता है, साथ ही दूसरों की समस्याओं को भी हल करने का वो प्रयास करता है और नवीन आविष्कार खोज द्वारा राष्ट्र को, समाज को, परिवार को नई दिशा प्रदान करता है। उपरोक्त विकास अवस्थाओं में आपस के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवस्था आपस में संबंधित है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था आपस में संबंधित है, दोनों सभी का आपस में एक दूसरे पर डिपेंडिंग है। अगर प्रारंभिक अवस्था में विकास गड़बड़ाता है तो डेफिनेटली आगे की अवस्थाओं में भी विकास गड़बड़ाएगा। और प्रत्येक अवस्था पूर्व अवस्था से अधिक संबंधित होती है। कहीं न कहीं जीन पियाजे के ये मुख्य विचार और ये अवस्थाएं हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। आगे की क्लास में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार।